हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 क्लास 8 साइंस दैट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेटा इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, मेजर थ्रेट क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने इसे पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस पहली वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 को देखिए। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कौन कौन से थे? दैट इज रिड्यूस रेनफॉल, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, चेंज इन क्लाइमेट, डिक्रीज इन वाटर लेवल। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहले टॉपिक को, दैट इज रिड्यूस रेनफॉल। जैसे जैसे हमने बात की कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या कि लैंड को क्लीन करना फॉर एनी पर्पस। ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए, चाहे आप उसमें आप हाउस बिल्ड कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन का सबसे पहला जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो क्या है, आप उसको साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, कि जो रेनफॉल है, रेनफॉल की जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। अगर अपने टाइम पे आपकी रेन नहीं होगी, आपकी बारिश टाइम पे नहीं आएगी, तो ये सिचुएशन आपको ड्रॉट की सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है डिफॉरेस्टेशन का, दैट इज रिड्यूस रेनफॉल। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर अर्थ में क्रैक्स आ चुके हैं। यहाँ पर जो अर्थ में जो वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है, दैट इज। तो इसी वजह से आपके अर्थ के ऊपर क्रैक आ गई हैं एंड यहाँ पर जो सिचुएशन है इट लीड्स टू ड्रॉट, सूखे की तरफ जा रही है ये। सेकेंड वन, इम्बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। अब अगर सपोज कीजिए कि अभी मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया भी था कि हमारी अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस कौन मेंटेन करता है, दैट इज बिटवीन द प्लांट्स एंड द लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक्सेल करते हुए रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करती हैं, जबकि जो प्लांट्स हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू अपनी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ऑन द अदर हैंड जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन गैस इनटेक करते हैं। अब सपोज कीजिए अगर हमने इसमें से प्लांट्स को रिमूव कर रहे हैं, धीरे धीरे हम प्लांट्स को यहाँ से रिमूव करते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन हमें बहुत कम हो जाएगी। एंड आपको सबको पता भी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीड टू ग्लोबल वार्मिंग सिचुएशन ऑल्सो, है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग को भी कॉज करती है। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके अर्थ के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज है इसकी वजह से जो प्लांट्स के ऊपर जो एनिमल्स अपना घर बना के रहते हैं, बर्ड्स वगैरह, उनका जो घर है वो छिन जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो कटिंग डाउन, जो इसका साइड इफेक्ट एक ये भी है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज का, कि जो होम है डिफरेंट स्पीशीज़ के लिए, वो भी उनका जो घर है वो ख़त्म हो जाता है, वो छिन जाता है उनसे। नेक्स्ट है आपका चेंज इन क्लाइमेट। अब जो मैंने आपको बताया भी है कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमारे अर्थ के ऊपर जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन है, वो चाहे गैसेस की है चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, उनको मेंटेन करके रखते हैं। अब अगर हमारे प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो उसमें ये कभी तो कहीं पे तो ड्रॉट की सिचुएशन ले आएगा, कहीं पे ये फ्लड की सिचुएशन ले आएगा। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं यहाँ पर दो आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें यहाँ पर आपको सब कुछ फेवरेबल कंडीशन में मिल रहा है। आपको देयर इज अ लॉट्स ऑफ ट्रीज हियर, एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है, साफ है बिल्कुल, आपको आसमान भी बिल्कुल ब्लू स्काई दिखाई दे रहा है। ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पर आपको ये स्मोकी दिखाई दे रहा है, देयर इज ए एक तरीके से पॉल्यूटेड
एनवायरनमेंट, ये पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है, यहाँ पर गैसेस का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रॉपर है, इम्बैलेंस है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली भी कि एनवायरनमेंट में भी कितना चेंज आ गया है, क्लाइमेट में भी आपके। नेक्स्ट है आपका डिक्रीजिंग वाटर लेवल। ये जो आपका डिफोरेस्टेशन है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की उसको भी डिक्रीज़ कर देता है, और जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वाटर का, यानी कि जो पानी होता है बारिश का वो सीप डाउन करता है इनटू द अर्थ, वो भी रेट कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी ये जो इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वाटर का इनटू द ग्राउंड उसको भी ये डिक्रीज़ कर देता है। अब आपको बता दिया है कि जो ये हमारे फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए हमारे एनवायरनमेंट में। तो दे हैव टू बी कंजर्व। और आपको बताया भी है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल ट्रेजर, हमारी अर्थ का ये नेचुरल ट्रेजर भी है। तो ट्रेजर को तो हमें वैसे भी कंजर्व करके रखना होता है, तो उसको तो हमें वैसे भी कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या है प्लांट फॉरेस्ट के बारे में, जैसे कि आपको बताया है कि फॉरेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम में, एनवायरनमेंट के। तो इनको हमें कंजर्व करना है, नेचुरल ट्रेजर भी कहलाते हैं हमारे अर्थ के ये। कंजर्वेशन के कौन कौन से तरीके हैं फॉरेस्ट के, पहला है आपका रिफॉरेस्टेशन, दूसरा है आपका प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर्स, ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट इज टू बी कंट्रोल्ड। चलिए डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन करके। सबसे पहले है बात रिफॉरेस्टेशन की। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रीशॉर्टिंग एंड रिक्रिएटिंग एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मतलब जहाँ से आपने प्लांट्स को कट डाउन किया है उनकी जगह पर न्यू प्लांट्स को उगाना, न्यू प्लांट्स को प्लांटेशन करना, दैट इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। ये रिफॉरेस्टेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को हटा देना उस जगह से, दैट इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इसका अपोजिट है कि जितने प्लांट्स हमने काटे हैं, जिस एरिया को हमने क्लीन किया है, प्लांट्स हटा दिए हैं वहाँ से, उस एरिया में दोबारा से प्लांट्स को प्लांटिंग करना, दैट इज नोन एज रिफॉरेस्टेशन। दूसरा कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंटिंग फॉरेस्ट फायर। कैसे, स्पेशल बाय टेकिंग स्पेशल प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और जिससे कि हम ये श्योर हो सकें कि जो हमारा जो इग्नाइट जो भी मटेरियल है वो हमारे फॉरेस्ट में ना जाए, केयरलेस इधर उधर ना फेंकें हम, और फॉरेस्ट में फायर ना हो। और ये लोगों के लिए भी एज वेल एज जो एनिमल्स या जो वाइल्ड लाइफ के जो अदर मेंबर्स रहते हैं हमारे फॉरेस्ट में, वो भी फॉरेस्ट के साथ डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो हमें जो फॉरेस्ट में फायर्स लगती हैं बाय एनी अननेचुरल थिंग्स, या फिर कभी कभी हमारे केयरलेसनेस की वजह से भी फॉरेस्ट में आग लग जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंप फायर के लिए जा रहा है फॉरेस्ट में, उन्होंने कैंपिंग की है, फायर को उन्होंने लगाया, एंड उसके बाद वो चले गए लेकिन वो फायर को बुझा के नहीं गए, तो उससे क्या है, इट कैन कॉज फॉरेस्ट फायर, ये फॉरेस्ट में भी आग लगा सकती है। तो इस तरह के जो हमारे केयरलेसनेस, जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं, उनको हमें खुद से ही कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि हम फॉरेस्ट फायर में जो हमारे अनवांटेड फायर हो जाती है फॉरेस्ट में, उसको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट इज टू बी कंट्रोल। जो हमारे फॉरेस्ट में ग्रेजिंग है, यानी कि जो हमारे जो एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स जो हैं, जो प्लांट ईटर एनिमल्स हैं, वो जो ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग भी कंट्रोल की जानी चाहिए। क्यों करनी चाहिए कि ये हमारे जो फॉरेस्ट में जो सॉइल है उसके सॉइल के इरोजन को रोकती है, क्योंकि जो ये एनिमल्स हैं ये सॉइल के अपर या बोल सकते हैं टॉप सॉइल पार्ट को, सॉइल में बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो सबसे ऊपर का पार्ट जो हमें दिखाई देता है सॉइल का, दैट इज़ नोन एज टॉप सॉइल, वो टॉप सॉइल कहलाती है। ये टॉप सॉइल क्या करती है, टॉप सॉइल फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से ही हम प्लांट्स बहुत अच्छी तरह से ग्रो अप कर पाते हैं। जब ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स ग्रास को ईट करते हैं तो उसके साथ साथ उस सॉइल को भी निकाल लेते हैं, जिससे कि जो सॉइल इरोजन है, फर्टाइल सॉइल जो है वो हमारी वैनिश हो जाती है, निकल जाती है वहाँ से। ठीक है, तो हमें ग्रेजिंग भी कंट्रोल करनी चाहिए, फॉरेस्ट में कंट्रोल ना हो। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ रिप्रेजेंट ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स।
तो वाइल्ड लाइफ क्या कहलाती है? वाइल्ड लाइफ ऑल द नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, जितने भी नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो अपने नेचुरल हैबिटेट में लिव करते हैं, दैट इज़ नोन एज वाइल्ड लाइफ, वो वाइल्ड लाइफ में आते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एक शॉर्ट नोट है यहाँ पे, देखिए कि आपको सबको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही ऐसे सेम क्वांटिटी में सेम आपके जो डिमांड है, चाहे वो आपके लैंड की है, चाहे वो आपके फूड की है, चाहे वो आपकी जॉब की है, वो भी बढ़ रही है ना। और ऐसा भी है जो उस हैबिटेट में बहुत सारे एनिमल्स जो भी हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, जो आपके वाइल्ड लाइफ को एक सीरियस थ्रेट देते हैं। ठीक है, भी जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो उससे जो वाइल्ड लाइफ में जो आपके वाइल्ड लाइफ मैंने भी क्या बताया कि जो आपके अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने लिविंग और हैबिटेट में रहते हैं, उनका वो हैबिटेट ख़त्म हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है एक तरीके से। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी सीरियस थ्रेट टू द वाइल्ड लाइफ। कॉजेज क्या हैं आपके वाइल्ड लाइफ के डिप्लीशन के? दैट इज हैबिटेट लॉस, क्लाइमेट चेंज, पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, हंटिंग एंड पोचिंग। डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट लॉस की। तो जो ये आपका एक तरीके से डिफोरेस्टेशन समझ लीजिए कि डिफोरेस्टेशन हम कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं लगातार, तो उसमें रहने वाले जो जानवर हैं, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको एलिफेंट है, तो एलिफेंट कहाँ की तरफ मूव करेंगी? ये हमारे शहरों की तरफ मूव करेंगी, या फिर एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब हमने जंगलों को ख़त्म कर दिया तो हमने उनका एक तरीके से घर छीन लिया। और घर के बिना, आपको पता है, घर के बिना कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर उनका हैबिटेट ही नहीं है तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो ये भी एक हमारे लिए थ्रेटनिंग है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे, जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं अपने, उनका वो हैबिटेट हम ख़त्म कर रहे हैं। अब एलिफेंट को तो अपने घर ला के नहीं रख सकते हैं ना हम लोग, कि हम अपने घर ला के रख लें उनका एलिफेंट को, नहीं हो सकता है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही हैप्पी रहते हैं, वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ का जो हैबिटेट है, उनका वो हैबिटेट का लॉस भी मेजर कॉज है। सेकेंड है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज आपको अभी बताया भी था मैंने कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको स्पेसिफिक हैबिटेट की रिक्वायरमेंट होती है टू सर्वाइव। क्लाइमेट चेंज, जो हमारे क्लाइमेट चेंज हो जाता है या हो रहा है ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन और मैनी अदर कॉजेज ऑल्सो, उनकी अलग अलग कॉजेज भी हैं, उनकी वजह से भी वो एक्चुअली में हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए डिज़ास्टर्स हैं, यानी कि हमारे वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा लॉस क्रिएट कर सकता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल भी है, देखिए जैसे कि मान लीजिए जो क्लाइमेट चेंज है वो क्या कॉज करेगा? स्लाइड ड्रॉप और राइज इन द एवरेज रेनफॉल विल लीड टू सीजनल चेंज दैट कैन हार्म हाइबरनेटिंग मैमल्स। अब इसमें क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज में या तो स्लाइटली ड्रॉप हो जाएगी आपकी रेन, या फिर रेन राइज हो जाएगी। दोनों ही कंडीशन में जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि हाइबरनेटिंग एनिमल्स का आपको पता है कि इनका एक डिफरेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें ये अपनी स्लीप करते हैं, एंड डिफरेंट टाइम पीरियड होता है जिसमें ये अपना फूड को ढूंढते हैं, उसको खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। जो पेस्टिसाइड्स और जो आपके अदर केमिकल्स हैं ये भी हमारे वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाते हैं। ये टॉक्सिक भी होते हैं, ये हानिकारक भी होते हैं, इस वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट को या वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। जैसे कि इसमें आप देख भी पा रहे हैं एग्जाम्पल में, पेट्रोलियम, जो बाय प्रोडक्ट हैं हमारे पेट्रोलियम के, वो इन केमिकल्स के एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट है आपका एंटी फ्रीज। इस पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसमें जो आपका लेबल है इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि इट इज़ अ पॉइजन। तो वाइल्ड लाइफ के लिए इट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस थिंग। हंटिंग एंड पोचिंग। अब आपका इनरेगुलेट हंटिंग और पोचिंग भी आपके वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचाता है।
जैसे कि आप अपने शौक के लिए या फिर एनिमल्स के बॉडी के किसी पार्ट के लिए उनको हंटिंग करते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेटन टू द वाइल्ड लाइफ, ये भी हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रेटन है। नेचुरल फिनोमिनन जैसे कि फ्लड, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं फ्लड, यहाँ पर चारों तरफ देर से वाटर ऑल ओवर द प्लेस। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स आपको पता है जो सडन शेकन होता है हमारे अर्थ में, दैट इज नोन एज अर्थक्वेक, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स वगैरह को कोलैप्स कर जाता है। वोल्केनोज एक्सेट्रा। पोल्यूशन, मेन रीज़न, मेन कॉज पोल्यूशन से क्या होता है, पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, है ना। जब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो जाता है तो पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, चाहते हैं पॉल्यूटेंट्स अराउंड देयर। तो पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से इन पॉल्यूटेंट्स को इंजेस्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, जो उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो पोल्यूशन इज ऑल्सो मेजर कॉज। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ की। वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कैसे करें? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको, उनके एनवायरनमेंट को प्रिजर्वेशन करना, उसका प्रोटेक्शन करना एंड रिस्टोरेशन करना, दैट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।